पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही आता ट्रेंड झालेले आहात. तर तुम्ही ज्या ज्या गावात जाता, तालुक्यात जाता किंवा शहरात जाता, त्या त्या शहरात तालुक्यात तुम्ही राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेबद्दल माहिती द्यावी. आणि माझ्या मते विषय असा ठेवावा की या शिक्षण नीतीमध्ये पूर्ण जगाच्या शिक्षण नीतीचा मी अभ्यास केला घोडेस्वार सर, रात्रभर. कोणत्याही देशानं नीती करण्या अगोदर फ्रेमवर्क तयार केलं, हे लक्षात ठेवा, म्हणजे आराखडा. मग गणतांत्रिक आणि लोकतांत्रिक देशांनी त्या फ्रेमवर्कला देशासमोर मांडलं आणि नंतर मग पॉलिसी डिसाईड केली. भारत, हे लक्षात ठेवा, earlier the framework was decided, later on your opinion was asked because it is a democratic republic and secular country, and later on the framework was converted into policy. म्हणजे काय? पॉलिसी म्हणजे सर्वानुमते देशातील ब्रिलियंट लोकांना विचारून घेतलेला निर्णय. आणि फ्रेमवर्क म्हणजे काय की वी पॉलिसी मेकर्स व्हॉट वी वांट और व्हॉट शुड बी द स्केलेटन ऑफ दिस फिलॉसॉफी, त्याला म्हणतात फ्रेमवर्क. काही केलं नाही. मग यांना मी वाजवलं की 28,000 फॅमिली भारतात आहेत ज्यांना संस्कृत बोलता येते, लिहिता येते, वाचता येते. ते इंग्रजीत लिहिलं मी आणि मग आता तुम्हाला त्याचा अनुवाद सांगतो. भारताची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. 28,000 डिवायडेड बाय 1,30,000 डिवायडेड बाय 28,000. आम्ही इंजिनियर लोक. तर जर का तुम्ही देशात संस्कृत लागू कराल तर तुम्हाला काय खर्च येईल आणि काय करावं लागेल. सगळ्यात अगोदर रोज एक संस्कृतची शाळा 5,70,000 गावात काढावी लागेल किंवा एक्झिस्टिंग शाळामध्ये ते शिकवावी लागेल. भारतात 28,000च्या वर शिक्षक नाहीत. मग तुम्ही संस्कृत कसं शिकवणार? लॉ ऑफ रिजनेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली ते गुणरत्नला माहिती आहे. दुसरं मी त्यांना विचारलं की 130 कोटी भारताची जनसंख्या आहे. मग तुम्ही संस्कृत लादणार ते 28,000, तर पूर्ण भारताला संस्कृत शिकवणार तर कशासाठी शिकवणार? व्हॉट इज युअर पर्पज? तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, संस्कृत इज ए स्टॅटिक लँग्वेज, इट इज नॉट ए डायनामिक लँग्वेज. तुम्हाला संस्कृत शिकल्यानं कुठेही नोकरी मिळणार नाही. मातृभाषेतील शिक्षण प्रभावी असते हा समज खोटा आहे. दिस इज रॉंग. तुम्हाला एखादं शिक्षण समजते, कारण मी स्वतः शिकवतो. 5वीच्या विद्यार्थ्यापासून IIT पर्यंत मी शिकवतो, MTechला. तर मी सांगतो की जर का तुम्हाला मातृभाषेतून शिक्षण करायचं असेल तर ते अजिबात प्रभावी राहणार नाही. ज्ञान हे रोज बदलत असते आणि आपल्या भाषा ह्या रोज बदलत नसतात. एडवर्ब आणि वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह हे मिळून भारतात इंग्रजीमध्ये 4 लाखच्या वर शब्द आहेत. मगाशी मी घोडेस्वार सरांशी मराठीबद्दल बोलत होतो. तुम्ही 1 लाखाच्या वर शब्द आणू शकत नाही, कारण आम्ही हा प्रयत्न केला होता. मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा प्रोफेसर आहे, तर त्यावेळेस मी हा प्रयत्न केला की आम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग मराठीतून कसे शिकवावं. 4 दिवसात वेडा व्हायची पाळी आली. शिअर फोर्सला काय म्हणायचं, त्याच्यानंतर बेंडिंग मोमेंटला काय म्हणायचं. मोमेंट समवेग, पण बेंडिंगला शब्द नाही. मग तुम्ही आम्हाला जागतिक स्तरावरचं एकही तंत्रज्ञान हे तुम्ही आम्हाला तुमच्या भाषेत देऊ शकत नाही, तर आम्ही शिकायची कशाला? अंग्रेजी ये दुनिया को देखने का एक द्वार है, इट इज ए डोर. कैसे क्लोज करोगे आप? हा, मातृभाषेतून त्यांना तुम्ही आता ऐकून घ्या. शिक्षण म्हणजे काय तुम्हाला पहिले माहिती पाहिजे. एज्युकेशन
म्हणजे नॉलेज प्लस इन्फॉर्मेशन प्लस ट्रेनिंग. याचा कुठेही उल्लेख या पुस्तकात नाही. आणि ते काढा सगळं. तर का नहीं है? कारण क्या है कि बुद्ध, पहले देख लो शिक्षा है ना क्या, एजुकेशन इज ए प्रोसेस टू, ते तुझ्या जवळ चढते, इज ए प्रोसेस टू गिव यू नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लस ट्रेनिंग. ओके. अब देखो मनुस्मृति के बाद का जीवन आप देखोगे तो नालंदा और तक्षशिला का सिलेबस आपने देखा नहीं है, बिकॉज आई एम टीचिंग इन द वर्ल्ड. बुद्ध संसार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन की डेफिनेशन को इसे ठुकरा दिया. क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हमारी पूरी शिक्षा नीति में कोई संघर्ष अगर इंपॉर्टेंट है तो है ब्राह्मणवाद वर्सेस बुद्धिस्ट एजुकेशन. ध्यान में आ गई बात. एजुकेशन के इस सर्वमान्य जागतिक, प्लेटो से लेके आज तक, इस डेफिनेशन को बुद्ध ने ठुकरा दिया कि बेवकूफ हो आप. एजुकेशन को अब बुद्ध ने क्या किया बताता हूं. नॉलेज को उन्होंने विजडम में कन्वर्ट कर दिया. बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान. पूरा ब्राह्मणवाद नॉलेज पे आधारित है और बुद्धिस्ट एजुकेशन का बेस ही प्रज्ञा था. उसमें भी उन्होंने दो बातें जोड़ दी, नहीं सॉरी 3 बातें. पहले तो आप सुत्तमयी प्रज्ञा से एजुकेशन लो फर्स्ट ईयर. इन गधों ने उसको सर्टिफिकेट बना दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. सुत्तमयी प्रज्ञा तुम्हारे बुद्धिस्ट, अब सिलेबस अगर आपको इंटरेस्ट है तो बता दूंगा. सुत्तमयी प्रज्ञा यानी कौन सी? कि जो तुम देखते हो सुनते हो पदार्थ जगत का ज्ञान. फिर उसमें सब आ गए, आपको फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, आर्कियोलॉजी आ गई, उस जमाने का भेषज वैदिक शास्त्र आ गया जिसको जीवक ने बाद में नया सिलेबस डाला, और फिर बाद में क्रिएटिविटी आ गई. ये नालंदा का उस जमाने का सिलेबस. बिकॉज आई एम टीचिंग देयर फॉर आई नो. फिर बुद्ध ने एक और बात जोड़ी, चिंतनमयी प्रज्ञा. ठीक है, ये ज्ञान तुम प्राप्त कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट मत करो क्योंकि तुम नहीं बदले हो. एजुकेशन, हम लोग कैसे पाखंड करते हैं मैं बता देता हूं आपको. एजुकेशन पॉलिसी का किताब मेरे पास है, कुछ गिलते. जानते हो इसमें एज एजुकेशन पॉलिसी जिसने बनाई, एक पूरा किताब गवर्नमेंट का, आप इसको जेरॉक्स कर सकते हैं या फोटो निकाल सकते हैं. इसमें से कोई भी लिखने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर तो छोड़ो, राष्ट्रीय स्तर का भी विद्वान नहीं है. See here the dilemma and crux of the problem. The people who have framed new education policy are not brilliant, are not educationist. इसका शुभ सबूत मैं बताता हूं आपको. ये बात आपने नोट कर लेना चाहिए क्योंकि जिन्होंने बनाया उनको बेवकूफ बोलना गलत बात है, लेकिन उनको एजुकेशन का कुछ नहीं आता. पहले के कस्तूरी रंगन जो चेयरमैन थे, ये इसरो के चेयरमैन थे, ये हवा में उड़ते थे, धरती की बातें इनको पता नहीं थी. बाबा साहब ने एक ही बात कही थी जो इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप भारत में कहीं पर भी घूमोगे तो आपको तकलीफ जात और वर्णवाद हमेशा देगा, और बिना वर्णवाद और जातिवाद की जंजीरों को समझे बगैर आप एजुकेशन पॉलिसी को नहीं फ्रेम कर सकते. ये कस्तूरी रंगन साहब चेयरमैन बन गए इसरो के, इनका एजुकेशन से कोई नाता नहीं. पूरा नेट मैंने देखा, इन्होंने एजुकेशन पे कुछ नहीं लिखा है. तो इस माध्यम से आपने ये सवाल पूछना चाहिए कि कस्तूरी रंगन को जब एजुकेशन आता ही नहीं, he doesn't know what is education, what is quality of education. How can he be a chairman of national education policy? Number 1. Second, Vasudha Kamath, former vice chancellor of SNDT.
मैंने सवाल पूछा यूजीसी को, मेरे को यूजीसी में मैं गया था मैं बयान देने के लिए कि व्हाई बुद्धिस्ट मेडिटेशन इज नेसेसरी फॉर एजुकेशन। तो मेरा बयान हो गया, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने सबको भेजा भी था। वसुधा जी फार्मर वाइस चांसलर है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की। भारत में 130 करोड़ में तकरीबन 65 करोड़ तो महिलाएं हैं। इस वसुधा जी को इसलिए लिया गया कि यह महिलाओं की वाइस चांसलर है। इस बुकलेट में महिलाओं के एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। तो जिस महिला को, स्त्री को शिक्षा में तुम अपने पॉलिसी में दे नहीं रहे हो जगह, तो ये वसुधा कामत को लिया क्यों था? अब सवाल दूसरा आता है कि इसमें महिलाओं को जगह नहीं है, तो तुम्हारा हिडन एजेंडा तो यही था कि मनुस्मृति की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। अब इनको ले लिया, इनका कोई योगदान इसमें है नहीं। तीसरी बात, केजे अल्फांस, अच्छा हो गया इसको निकाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन का ये था, इसका भी एजुकेशन से कोई नाता नहीं है। मंजुला भार्गव, आई एम सॉरी, मंजुल भार्गव, ये ब्रैंडन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था। और मैं भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूं, एकही मॅथमॅटिक्सचा प्रोफेसर मला भेटला नहीं कि जो सक्सेसफुल न हो रहा है। सबके झगड़े होते हैं वो, एक भी यहाँ मैथमेटिक्स ठीक से देखो आपके आजू बाजू में, क्योंकि जो हृदय, जो अंतकरण गणित में जीता है वो प्यार नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव है, आपका पता नहीं। एक प्रोफेसर मेरे को बता रहा था, हम डिफरेंशिएशन करते, इंटीग्रल कैलकुलेट करते, 3 इंटीग्रेशन करते। मतलब रुक जा, तेरी बीवी अभी चाय लाएगी तो तेरे को ये पूछेगी कि व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या अधिकार है। और मैंने उसको बताया मैं एमएससी तक का मैथमेटिक्स पढ़ चुका हूँ, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सक्सेसफुल। कुठेही ज्ञान पाजळत बसता तो हे लोक। 2 प्रोफेसर तुम्ही वाचायला पाहिजे, एक तर मराठीचे प्रोफेसर असं बोलतात एडजेक्टिव्ह, आम्ही हेतुतः वस्तुतः काही केलं नाही, उनके घर में मत जाते जाओ। और दूसरे मैथमेटिक्स के, आणि महिला मैथमेटिक्स प्रोफेसर आहे तर तिच्या घरी जायची गरजच नाही। ये इसको बना दिया, इसका मेंबर, इसका कोई योगदान नहीं है क्योंकि लिखा ही नहीं। आपको ये अजीब लगेगा, ये माइक शुरू है, कैमरा शुरू है, लेकिन मैं जानता हूं ये ड्राफ्ट किसने लिखा है और वो आपको नाम भी बता दूंगा। एक पेज का कनेक्शन कहीं नहीं है, दूसरे पेज पढ़ो तो लगता है कि ये पेज कनेक्शन नहीं है। इतना निचले स्तर का ड्राफ्ट, पूरे विश्व में हंस रहे लोग अपने ऊपर। डेनमार्क से मैंने बात किया, फिनलैंड के लोगों से मैं बात करते रहता हूं, आपको आश्चर्य लगेगा। दे आर सेइंग में कि मिस्टर राम टेके, दिस इज नॉट ए ड्राफ्ट, दिस इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना हो गई। इतनी बड़ी बेइज्जती आप बर्दाश्त करते। दूसरी एक इसकी बात के पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। तीसरी बात, 542 एमपी को हमने लेटर लिख के बताया कि ये गलत है। ये लेटर ये इन्होंने भेजे, वो लेटर मैं लेके आया हूं। एकही पार्लमेंटच्या मेंबरने एज्युकेशन पॉलिसीवर तुमचं पत्र मिळालं, इसका भी एक्नॉलेजमेंट दिया नहीं आज तक। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स ये एजुकेशन को ठहराता है और आपके साथ में अन्याय होता है। तीसरे मेंबर है रामशंकर कुरील, ये आपके प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के, फार्मर फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं लिखा इसने कि एजुकेशनल आरक्षण हमने डालना चाहिए? क्यों नहीं लिखा इसने कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम तक नहीं है यहाँ पर? क्यों नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कंपेशन था, ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? एक लाइन है सिर्फ तक्षशिला और इसकी नालंदा की, बीच में और भी एक घुसाड़ दिया विक्रमशिला। विक्रमशिला में इन्हीं की डुप्लीकेट मारते थे। अब मैं बताता हूं आपको कि तक्षशिला 2 मिनट में। बुद्धिस्ट एजुकेशन का सारा आधार भावनामयी प्रज्ञा, सुत्तमयी प्रज्ञा नहीं थी, था कंपैशन, करुणा। उसका कारण यह था, 'करुणा में भी 8-10 प्रकार है, आपको एक ही मालूम है।
दया के ऊपर ये ड्राफ्ट लिखा गया कि हम तुम्हें फिलैंथ्रोपिस्ट दे देंगे और आपका एजुकेशन हो जाएगा, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट यानी दानशूर व्यक्तियों ने आपको दिया हुआ एजुकेशन। और कोरोना का एजुकेशन कौन सा होता है कि तुमको ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए कि किसी के सामने भीख मांगे। तो सरकार ने इस ड्राफ्ट में ही लिख देना चाहिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो भाड झोकने को ड्राफ्ट लिखा फिर? तुम्ही मला सांगा रामटेके साहेब, तुम्ही छत्तीसगडमध्ये राहता आणि तुम्ही मला म्हणाल की माझ्याजवळ पैसा नाही ना, मी तुम्हाला बुद्धिस्ट अर्थशास्त्र शिकवतो। मैं बोलूंगा रामटेके चुप बैठ, तू सरनेम तो है नहीं, कूड़ है करके। ये क्यों लिखा तुमने ड्राफ्ट? तुमको जरूरत क्या थी? देखो 3.61% के ऊपर आज तक अपने जीडीपी का खर्चा एजुकेशन पे नहीं हुआ 75 साल में। टोटल कैलकुलेशन ऑफ बैकलॉग ऑफ फाइनेंस किया जाए तो 150% होता है। अगर ये 150% आज तक के आपने दिया नहीं तो मेरा ये सजेशन है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई साहब पहले 150% जीडीपी का पहले खर्चा करो, बाद में हमसे बात करना। फुकटची अक्कल आम्हाला शिकवू नका। क्योंकि आप देखो 3000 करोड़ आपको पुतला लगाने के लिए पैसे हैं और नागपुर में हजारों लोग मर गए, उनके लिए दवा तक नहीं मिल रही थी। ये विरोधाभास है कि नहीं? तो ये रामशंकर कुरील ये तुम्हारा प्रतिनिधि और उसका इस ड्राफ्ट में कोई योगदान नहीं है। पूछो उसको, यू आर सिलेक्टेड एज ए शेड्यूल कास्ट representative in why you have not made any contribution to this draft. You have to ask, who are you? मुझे मैसेज आए जब इन्होंने पहला, प्रदीप गायकवाड़ के लिए ताली बजाओ, भारत का पहला परिसंवाद इस आदमी ने अरेंज किया। दूसरे है टीवी कट्टीमनी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ये एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी कट्टी बनी। दूसरे है, अब ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या लिखा है? वाइस चांसलर। इस ड्राफ्ट में ट्राइबल के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, म्हणजे नावासाठी घेतलं। जैसे आप रामदास आठवले को मिनिस्टर बना दिया तो सारा समाज प्रगति हो गया। ये सरदार जी के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल के बैठी है बीजेपी, ऐसा ये लफड़ा है कि दे आर जस्ट नॉमिनल, दे आर नॉट रिटन ड्राफ्ट। कहे मेरे सामने हिम्मत है तो हम दिल्ली में परिसंवाद में बोलने वाले कि टेल अस, तुमने ड्राफ्ट लिखा हो तो ट्राइबल पे कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? दूसरे है मजहर आसिफ, ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज के, लिटरेचर के और कल्चर स्टडीज के, इनका एजुकेशन से कोई संबंध नहीं। अब इनको क्यों ले गया कि मजहर आसिफ? क्योंकि ये मुसलमान है, मुस्लिम है। कल चल के कोर्ट में केस हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी आपके अगेंस्ट है, ये ध्यान में रखो आप। मैं खुद इंटरवेनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। इन्होंने बात निकाली थी ना आरक्षण की, आरक्षण पे 4 घंटे हमारे अटॉर्नी जनरल बोले, बीच में मैं 4 बार पानी पी के आया और पूरी किताब पढ़ के बोल रहे थे कि आर्टिकल 16(4) ऐसा है वैसा है। अब आर्टिकल 16(4) मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आता है, एजुकेशन में भी आपके रिप्रेजेंटेशन जाते हैं जहां जहां आरक्षण लागू है। सवाल ये उठता है कि तुम्हारे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को आर्टिकल याद नहीं रहे और पूरे देश का टाइम बर्बाद कर रहे, तो कितने ब्रिलियंट होंगे ये लोग। माय लॉर्ड, दिस इज द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हियर आर्टिकल 16(4) इज रिटन which says adequate representation। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पहले ये बताओ शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन क्या है, वो कहने लगे 15। मैंने तुरंत वहां नेट खोली, नेशनल सैंपल सर्वे खोला, ये गलत बोल रहे 16% के ऊपर। ट्राइबल इज ए लीडरलेस कम्युनिटी, ना एजुकेशनल लड़ाई लड़ते ना आरक्षण की लड़ाई लड़ते, उनकी भी केस मैं ही लड़ रहा हूं। उसका रीजन ये है, आप जब मिलेंगे तो तुमको कहते तुम्ही आमच्या मोठ्या भावासारखे हो, आमची लड़ाई तुम्ही लड़णार नहीं तो कौन लड़णार? अभी तो फिर ये सच है। और जब पैसे मांगते हैं यार, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की फी भरने के लिए, तेवढं सोडून बोला साहब, मुझे बताओ ये पाखंड नहीं तो क्या है?
और बाद में कलेक्शन बराबर करते. हा बंधूंनो, या देशात आपल्याला आरक्षणाविरुद्ध, आरक्षणास वाचवण्यासाठी संघर्ष करायचा है. लोग पैसे देते हैं. हमको भी लगता है था आदिवासी जगह झाला, और एक्चुअल में कोई लड़ाई लड़ते नहीं, एक भी हियरिंग को आते नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों चीजें पढ़ने के बाद एक चीज पूछी जाती है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है. और अभी हालत यह है कि आप लोगों को पता नहीं, आपके ऊपर क्रीमी लेयर लगाओ करके केस आ गई. तुमच्यावर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबवर क्रीमी लेयर लावा. क्रीमी लेयर म्हणजे तुम्ही पैसे वाले झाले तर. तो हमने 2 सवाल खड़े किए कि आपने कौन सा सर्वे किया क्रीमी लेयर का. नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट अभी चुप बैठा है, 3 महीने के बाद हियरिंग आएगी. और दूसरा ये बोला है कि अनटचेबिलिटी और क्रिमिनल, इसका संबंध क्या है. वो अभी तक क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ोगे, ध्यान में रखना, पहले वकील लोग और सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूज करके रख दो, फिर वो सोचने में जितना टाइम लेता है तो उतने में तैयारी करना चाहिए आपने. ये मेरा अनुभव है 15 साल का, तुम्हें बताइए. ये मजर आसिफ का कोई योगदान नहीं है. दूसरे M.K. श्रीधर, ये कर्नाटका नॉलेज कमीशन के फॉर्मर मेंबर है, पहले वाले. अब ये कर्नाटका नॉलेज कमीशन के मेंबर है, इनको नॉर्थ इंडिया में क्या एजुकेशन होता है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, ये एडवाइजर थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. हेल्थ के ऊपर यहाँ कोई चैप्टर नहीं है, तो फिर लिया क्यों. और दूसरे है शकीला श्यामसु, ये बेचारी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है, इन्होंने कागज जमा किया. आपने इस देश को ये पहला सवाल पूछना चाहिए कि when there is no expert of education, how do you think that they will prepare the good draft. पहला अब्दुल कलाम साहब ने आपको बताया कि अगर ग्रामीण भारत और अर्बन भारत में शिक्षा की गैप कम करना है तो आपको टेक्नोलॉजी ये रूरल एरिया में एजुकेशन को देना पड़ेगा. किताब दिखाओ, इसका झेरॉक्स आप निकाल सकते हैं. एनविजिंग द एम्पावरमेंट ऑफ नेशन. सर, इनको आप भारत रत्न दी हो, क्यों नहीं मानी आपने बात. इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया का सेपरेट डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण भारत में क्वालिटी टीचर नाम का कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता. दूसरी बात, ये किताब का नाम मैं बता दिया, एनविजिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ नेशन, अब्दुल कलाम. यू मस्ट ट्रांसफर अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल फैसिलिटीज. ये किताब में इसके ऊपर कोई चॅप्टर नाही आहे की ज्याप्रमाणे तुमच्या ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात शिक्षणाची गॅप आहे ती भरण्यासाठी तुम्ही जे अर्बन शिक्षण देतात ते भारतात ग्रामीण शिक्षण मिळायला पाहिजे, नाही तर पॉलिसी नका बनवू. क्यों नहीं सुनी आपने बात. ये इतनी सी बड़ी किताब की कीमत 1000 रुपये है. दूसरे आपको किताब दिखाते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कल साहब ने उल्लेख किया, थोरात साहब ने. ये किताब लिखी मनोज सक्सेना ने. अब ये किताब में क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश, बीजेपी का राज है. आश्चर्य वाटेल कि इसने जितना भी स्टूडेंट पेरेंट का सर्वे किया है, ये सब कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है. और जब हमने सवाल पूछा इनको, तो फिर आपको तकलीफ क्या है पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की, तो फोन नहीं उठाते. झूठ किताबें भारत में अभी पब्लिश होना शुरू हो जाएगी. अपने पास लेखक नहीं है, अपनी पॉलिसी बताने के लिए ये जो मनुस्मृति के दावेदार हैं ऐसी किताबें लिखेंगे. यू शुड बी अवेयर. दो, फिर आपने कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए. पहले आपने ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट को कि 5+3+3+4 कलाम ने समझा दिया, इसमें कौन सी अच्छी बात है ये पहले पूछो.
और 10+2+3 में कौन सी गलत बात थी, ये पूछो. वाय? लक्षात आलं तुमच्या? तुम्ही 10+2+3 रिजेक्ट केलं तर का केलं, आणि 5+3+3+4 आणलं तर का आणलं? पूछना चाहिए. मैंने पूरे रिपोर्ट पढ़े, रीजन बता देता हूं आपको. इनको नाम बदलने की और फालतू धंधे करने की बड़ी गंदी आदत है. ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री दी, नाम बदल दिया. कोई व्यवहार नहीं, कोई नया रूल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, गैजेट नहीं. वाई चेंज्ड? कुछ नहीं. आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 7 साल तक के टोटल ब्रेन का जो लेफ्ट माइंड और राइट माइंड डेवलप होता है पूरा. अब आप मार्क करो, ये 8वीं से भगवद गीता इन्होंने कंपलसरी कर दिया. आपने पढ़ा है पेपर में? गुजरात सरकार ने भगवद गीता 8वीं के बाद कंपलसरी कर दी. भगवद गीता के खुद के सिद्धांत मुझे समझने के लिए मैंने 15 साल मेडिटेशन में गुजारे हैं. आज भी पूरी भगवद गीता समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं ये सवाल पूछता हूं कि ठीक है यार, तुम बोलते हो आत्मा अमर रहे, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है. मैंने खुद ये प्रैक्टिकल किया है, ऐसा कुछ नहीं होता. अब मुझे ये बताओ कि जिस आत्मा को मैं नहीं समझ सका, और अनटचेबल की आत्मा होती है, इस पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है. और ब्राह्मणों की आत्मा होती नहीं, ये आपको मालूम है. अगर होती थी आत्मा तो 150 साल अंग्रेज हमारे पे राज करते रहे. अगर कम से कम 100 ब्राह्मणों ने मिलके शेड्यूल कास्ट के साथ, क्योंकि आपको संरक्षण के अधिकार नहीं थे, तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो लिख देते थे 1857 के बाद कि भाई इन अंग्रेजी को हराना जरूरी है. मर भी गए तो परवाह नहीं, क्योंकि दूसरा शरीर ले लोगे आप, है कि नहीं? एक शरीर मर गया, वो बोलते हैं दूसरा शरीर ले लेता है. तो अध्यात्म ये उल्लू बनाने का तरीका आपको लगता नहीं? किसी को भी नहीं लगता कि कुलदीप रामटेको को भी नहीं लगता कि मैंने मरना चाहिए. मौत तो बड़ी बेकार चीज है. एक भी ब्राह्मण या शूद्र मरना नहीं चाहता है कि यार पता नहीं किताब में झूठ लिखा हो, तो कम से कम जी तो लेते हैं. तो ये नाटक है कि अध्यात्म जीवन के सत्य से बाहर नहीं निकला. ये ध्यान में रखो. भारत का कोई अध्यात्म बुद्ध को छोड़ के, बुद्ध ने ये एनर्जी फिनोमेना कहा था, और उसका अनुभव मैंने भी किया, आर्ट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. आपके बच्चों ने क्या पढ़ना चाहिए फिर? तो 1 मिनट उसमें बता देते हैं. आपके बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं आता, तो उसको इजी कैसे करना? किताब का नाम है स्टडी विदाउट टेंशन. आपके बच्चे बड़े टेंशन में आ जाते हैं. अब क्या होगा ना, ये आप इनके बाद जरा. दूसरी किताब ये है कि आपके बच्चों को भी मेरिट में आना है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ब्रिलियंट लोगों को ही जगह मिलेगी, या झाड़ू मारने वालों का बीच का कोई ताल नहीं. तो ये 251 स्टडी सीक्रेट्स, ये किताब आपने पढ़ना चाहिए. और ये 2 क्या और कोई किताब है, बाद में बता देंगे. तो अभी हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट महाराष्ट्र की. बहुत फोन किया मैंने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर महाराष्ट्र कर क्या रहा है. आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के अगेंस्ट महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ड्राफ्ट दिया है, इनके रिजर्वेशन में से डीटीएनटी के रिजर्वेशन को हटा दिया जाए. विमुक्त जाति भटक्या जमाती, जो मैंने सीधा बोला फेंको इसको. और अजीब लगेगा आपको कि ये ड्राफ्ट पे साइन किया है वो अनुसूचित जाति कन्वर्टेड 9 बौद्धों में से लोग थे, सेक्रेटरी लेवल के. मी त्यांना सांगितलं महाराष्ट्र सदन मध्ये हा ड्राफ्ट फेकता की तुमची कंप्लेंट करू, आणि तो ड्राफ्ट आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एडमिट होऊ दिला नाही. हे हालत आहे तुमची. न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे महाराष्ट्र ने ड्राफ्ट बनाया नहीं, और लेट ड्राफ्ट बनाया वो मेरे को मिल गया, क्योंकि महाराष्ट्र ने तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की जैसा कभी नहीं कहा कि ये पॉलिसी गलत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सारा ड्राफ्ट हमने अवेलेबल कर दिया उनको. क्यों नहीं कहा महाराष्ट्र ने ड्राफ्ट गलत है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक भी पॉलिटिशियन ठीक से किताबें नहीं पढ़ता. पॉलिटिशियन बोल रहा हूं. वो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको हाउ टू रीड करेक्टली ये नहीं मालूम. पढ़े तो समझे तब ना.
ये 407 पेज का ड्राफ्ट है। मुझे पढ़ने को 8 दिन लगे थे, तो पॉलिटिशियन तो पढ़ना मुश्किल ही है। 30 जून को 2021 को उदय सामंत जी मिनिस्टर को माशेलकर साहब ने एक ड्राफ्ट लिखा और उसको कहा कि हम इंप्लीमेंट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो शाहू फुले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महाराष्ट्र में, जहां आपको दान देने वाले लोगों के जरिए से शिक्षण दिया जाएगा, जहां हमारी समाज व्यवस्था कास्टलेस की तरफ नहीं जा रही, जाति व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा, जहां हमारे लोग ब्रिलियंट हो नहीं रहे और एजुकेशन में आरक्षण नहीं मिल रहा, क्या महाराष्ट्र को इसके ऊपर ये ड्राफ्ट लिखने का अधिकार है? ये कह रहे कि हम रीथिंक करेंगे एजुकेशन को, लेकिन एनईपी लागू करेंगे। अब ये तो ऐसा हो गया कि भाई तू जरी सबत असली तरी तू त्याची बिल्कुल लीगल बाइक वाय ऐसे फालतू धंधे, और वो भी कौन कर रहा है? माशेलकर साहब, जिनको आप ब्रिलियंट मानते हो, रघुनाथ माशेलकर। कल मैंने साहब को सीधा बोला, थोरात साहब को, सर आपने इस ड्राफ्ट पे साइन क्यों किया? है उनकी साइन। उन्होंने बड़े करुणा से मेरे को उत्तर दिया कि बोले मुझे ये कहा गया कि अभी साइन कर दो, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे या इंप्लीमेंट कर देंगे। ये ड्राफ्ट, ये सुखदेव थोरात साहब की साइन। कल मैं बीमार था, खड़ा नहीं रह सकता था, अगर बोल दिया होता तो बहुत हालत खराब होती। तो हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने कोई तो कुर्बानी देनी चाहिए। मगर मैं थोरात साहब को कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में एक 50-60 पेज का ड्राफ्ट लिखा कि आई एम नॉट एग्री विद दिस। तो चलो ये अच्छी बात हो गई। ये ड्राफ्ट मुझे मराठी में, मैंने ये पढ़ने के लिए मुझे ये देखा, मैंने अवनी कुमार साहब को मैंने फोन किया, बोले यार इतना गंदा ड्राफ्ट मैंने कभी नहीं देखा। शब्द बंबाड़ मनतो ना, वी विल रीथिंक, रीइमेजिन एंड री इन्वेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखा है। भाई साहब, जब ओरिजिनल पॉलिसी गलत है तो क्या खाक तुम उसको री इन्वेंट और रीथिंक करोगे? क्यों नहीं कहते कि रघुनाथ माशेलकर says that कि before implementing it, discuss in the parliament and later we will implement in Maharashtra। क्यों नहीं ये कहते कि बुद्ध के एजुकेशन पॉलिसी को नहीं, तुमको मानते बुद्ध को, तो ये तो जय कृष्णमूर्ति तुम्हारे हैं ना, जय कृष्णमूर्ति की स्कूल अच्छे से चल रही है, यहाँ के फिलोसोफर थे, क्यों नहीं उनके जैसा एजुकेशन बनाते आप? ये इनकी हालत। अब ये ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा आणि इतके शब्द बनबाड़ो इंग्रजीचे, तो आपने ये ब्रिलियंट लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये आपको ऐसी भाषा में बताते हैं कि आपको लगता है बोला तो अच्छा यार, लेकिन समझा कुछ नहीं। सरळ सरळ बोलतच नाही। हेतुता आणि वस्तुता अभ्यंकरांना पदोन्नती मिळायला पाहिजे या मताचा मी आहे, पण ते कायदेत निदान तपासून घ्या आणि हेही तपासून घ्या की अभ्यंकर हे ब्राह्मणात येतात की शेड्यूल कास्ट। मला मात्र काही म्हणायचं नाही है, पण निदान तुम्ही कायदेशीर। अब प्रमोशन का अर्थ हमारा ऐसा होता है, प्रमोशन मीन्स एलिवेशन फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट। अरे अभ्यंकर चढ़ गए चने के झाड़ पे, इनका मैं पूछता हूँ अभी रोस्टर बनलं का हो? नाही। त्याच्यानंतर पदोन्नती पात्र असण्याची क्रेडिट आहे का तुमच्याजवळ? आता क्रेडिट कसे होणार आहेत माहिती है? अब भारत में मेडिटेशन कैसे पढ़ाया जाए इसका ड्राफ्ट मैं लिख रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट उन्होंने लिख लिया, मैंने ऑब्जेक्शन लिया। मैंने आर्टिकल 16(4), 309, 46 आर्टिकल ऑफ इक्वालिटी, ये पढ़ाने के लिए आपने सेपरेट क्रेडिट देना चाहिए। मार्क करो, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपल्सरी इन एजुकेशन, पर सिलेबस इज डिफरेंट। आपको बढ़ाया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मगर ये नहीं बताया जाए कि प्रियम्बल में क्या है। आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल राइट, लेकिन आपने अगर सवाल पूछा कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है, आंसर नहीं मिलेगा। आपको ये बताया जाएगा कि इतने आर्टिकल है भारत में, लेकिन 309 आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। ये बदमाशी,
मैंने रिजेक्ट किया। मैंने बोला मैं बताता हूं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर आप ऐड करो। इन्होंने कहा योगा और मेडिटेशन का आप रामटेके साहब देख लीजिए देश के लिए। ओके, जब से रामदेव बाबा योगा पढ़ाना शुरू किया ना, योगा से मेरा भरोसा ही उठ गया। हमारा कंसेप्ट क्या है योगा का? योगा इज ए यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मेरा कंसेप्ट। और मेडिटेशन का कंसेप्ट क्या है? मेडिटेशन इज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। जब आप नैतिक स्तर के ऊपर राग मोह माया वासना तृष्णा अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो आपका चित्त अगर शुद्ध हो गया तो टांग ऊपर उठाने की आपको क्या जरूरत है? शीर्षासन करने की क्या जरूरत है आपको? ताड़ासन करने की क्या जरूरत है? और रामदेव बाबा ने कौन से योग का आदर्श स्थापित किया? पातंजलि का योग प्राणायाम पे आधारित था, ये भूल जाते हैं लोग। तो मैंने कहा यार ठीक है, भारत में मैं उपकार कर देता हूं। वहां भी एक लफड़ा की रामटेके शहर होत असेल तर तिथं बुद्धाचं नाव नका घेऊ। अरे विपश्यना तुमको बुद्ध ने पढ़ाई, तो ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर म्यूनिक यूनिवर्सिटी में ये रिपोर्ट आया है, आप पढ़ लो, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया है। म्यूनिक यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन कैन चेंज द माइंड एंड ब्रेन ऑफ द पीपल एंड देयर इज ए मिरेकल इन एजुकेशन। ये म्यूनिक यूनिवर्सिटी कहती है, वो मैंने यूजीसी को बताया। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोल देते आनापान को, चलेगा। दूसरा उनका यह कहना है कि विपश्यना या वर्ड मत करो। तो मैंने कहा फिर दूसरा वर्ड मैं बता देता हूं, दैट इज चेकिंग द एंटायर वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी वेदर इट इज सब्टल। और आई होप आप लोगों ने विपश्यना वगैरह किया होगा। और मेरे को तो प्रदीप भाई बता रहे थे आप लोग बुद्ध तो प्राप्त भी लोग हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं अभी सिलेबस मेडिटेशन, अब वो कह रहे कि पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप मॉडल पहले आप ही पढ़ाइए। तो फिर मैंने एक नया सब्जेक्ट निकाला, एजुकेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन। और एजुकेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन की पहली क्लास में ले, ये भारत के हाल यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये दोनों सब्जेक्ट ऑडिट में घुसाड़े, क्रेडिट सिस्टम में। और इनके सिलेबस बनाने के लिए हमको कह रहे हैं, हम एजुकेशनिस्ट नहीं है। दूसरा आपको और कुछ बातें बोलते थे, 1:45 बज गए। आपने एक किताब पढ़नी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है महाराष्ट्र के लिए, और एक्सिलरेटिंग हाउ टू एक्सिलरेट SC ST DT NT एजुकेशन। SC का एजुकेशन अलग रहेगा, ST का एजुकेशन अलग रहता है। इस पे हमने ड्राफ्ट बनाया, आप लोग देख लो। और DT&T का एजुकेशन कैसे अलग रहेगा? 1936 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू हो गया। उसके बाद में भारत में ऐसी घटनाएं घटी कि उनको एजुकेशन ही नहीं मिला। मगर अंग्रेजों ने जो लेडीज को एजुकेशन दिया उन त्या आज्या मला भेटल्या, आणि त्या आज्या इंग्रजी अत्यंत छान बोलतात DT&Tच्या, म्हणजे हे बंजारे। मुलीला मात्र धड 2 वाक्य बोलता येत नाही। आणि दादी नानी फर्राटेदार अंग्रेजी उस जमाने की, दे कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली। ये फर्क है, अंग्रेजी में उनको दिया एजुकेशन ब्रिटिशों ने, दे आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, और तुमने मातृभाषा में यहाँ पर एजुकेशन दिया बच्चों को, ना इंग्लिश समझ में आ रही है ना ठीक से मातृभाषा समझ में। तो इसके ऊपर एक्सिलरेटिंग एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब DT&T कैसा रहेगा, ये दिया हमने आपको। देन आपको और कुछ ये देते हैं। कल साहब कह रहे थे कि UGC आस्क्ड यूनिवर्सिटी टू सेट अप NECP सेल, ये मेरे पास आए थे। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे को अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हर कॉलेज में सेल बनाए जाएंगे। तो जो कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं, अब मैं यूनिवर्सिटी का इंक्वायरी ऑफिसर हूं, तो अपने अनुभव से कहता हूं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, प्लाट खरीदी में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब हमने उनको कुछ सिलेबस बनाने के लिए दिया, अजीबात इंटरेस्ट लेते नहीं। तो अभ्यंकर सर माफ करना, आप प्रोफेसर का एजुकेशन से कोई नाता नहीं है, आप पोटभरू लोग हैं, यानी आप यानी मतलब दूसरे, आप नहीं है। तो ये रोज सर्कुलर आ रहे हैं, आपने बच के रहना चाहिए प्रोफेसर ने, की इतना नाही, एवढं तर करू शकता की एक व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकत जा काय आहे ते। नेक्स्ट,
आपको बता देते हैं और बाद में खत्म भी कर लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकारों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाना चाहिए। अब ये रघुनाथ माशेलकर साहब के लोग रहेंगे तो सफल बनाएंगे। सिर्फ वेस्ट बंगाल ने और तमिलनाडु ने कहा कि वी आर नॉट एग्री विथ यू। महाराष्ट्र ने अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि उसके राजनीतिक कारण ऐसे हैं। आप लोगों को बताते हैं कि हम साहू फुले बाबा साहब के पास जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग किरीट सोमैया के पास कब चले जाते पता ही नहीं चलता, और उसको बेल भी मिल जाती है। तो आप देख रहे हो, मिल जाती। दूसरा, आपने एक किताब और पढ़ना चाहिए जिसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट लाया है, स्ट्रांग परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, मैक्सिको का रिपोर्ट। ये क्यों कह रहा हूं मैं? पिसा नाम की वर्ल्ड लेवल की एक एग्जाम होती है जो आपके स्टैंडर्ड को चेक करती है। भारत एक ही बार सम्मिलित हुआ, और वो भी तमिलनाडु सम्मिलित हुआ। यानी एजुकेशन में स्ट्रांग परफॉर्मर वर्ल्ड में कौन है, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनने की घाई हो गई है, लिखा है उसमें। ये एग्जाम के रिजल्ट लाया मैंने। ये कह रहे हैं कि तुम कितनी भी स्ट्रांग एजुकेशन पॉलिसी बना लो, आप कभी भी विश्व लेवल पे नहीं पहुंच सकते। और लास्ट में वो पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं क्यों नहीं पहुंच सकते। तो फिनलैंड में इस पे प्रयोग हुए, और फिनलैंड वर्ल्ड का अच्छा एक देश है जिसने एजुकेशन में लैंडमार्क बनाया। फिनलैंड में टीचर पढ़ाता नहीं, शांति से सुनो, नो, फिनलैंड में नहीं पढ़ाता। वो लोग क्या कहते हैं, व्हाई शुड वी टीच? तो फिनलैंड का पहला सिद्धांत है डोंट टीच बट प्रिपेयर द स्टूडेंट। ये फर्क भारत की अब तक की सारी शिक्षण व्यवस्था पढ़ाने पे और याद करने में, कंठस्थ करने पे है। और 10 साल आपको लगेंगे कि मेमोरी सिस्टम से आप लोग एनालिटिकल सिस्टम में जाओगे, आपका एजुकेशन वर्ल्ड लेवल का नहीं होगा। नंबर 1। पहला डिफरेंस क्या है कि ये ड्राफ्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट, इस पे कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि जितने भी मेंबर थे उनको एजुकेशन का कुछ नहीं आता था। सेकंड, फिनलैंड को वर्ल्ड लेवल का क्या बनाना चाहिए, क्यों बना वर्ल्ड लेवल पे? फिनलैंड ने में ये कहा कि पहले टीचर को क्वालिटी टीचर बनाओ तो एजुकेशन ऑटोमेटिक क्वालिटी होगा। ये लक्षात ठेवा बरं का। टीचर इज ए दैट पर्सन who is transferring knowledge from book to student। भारत के रूरल एरिया में मैं बहुत घूमा, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, पढ़ाने के लिए जाता था। मैक्सिमम टीचर भारत के तंबाकू खाते हैं। अधिकांश टीचर की हेल्थ खराब। कई लोगों को पूछता था कि मैं कि तुम्हाला काही मूळव्याध वगैरे आहे का, चेहरा असा कसा दिसते? सर तुम्हाला कसं माहिती होणार? अबे यार, बोला जो खा रहे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो साले नॉलेज कहां से डाइजेस्ट होगा? मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक, तो मैं घूमते रहता हूं। अब एक कल्याण वाले कौन सी बीमारी से ग्रस्त है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो उन्होंने क्या किया कि लेट अस मेक क्वालिटी टीचर, और फिर उन्होंने टीचर को मेडिटेशन के 5 स्टेजेस सिखाई। फर्स्ट स्टेज में प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ विपश्यना, नाम दिया ब्रीदिंग पावर। दूसरे स्टेज में स्कैनिंग ऑफ द बॉडी, विपश्यना का, यानी पहला आनापान, दूसरा विपश्यना का। तीसरे स्तर के ऊपर उन्होंने भंग ज्ञान दिया, और फिर उसको टीचर करके लगाया। तो ऐसे आदमी की तरंगे जो मैत्री भावना से गुजरती है, वो स्टूडेंट को जब टकराती है शुद्ध चित्त से, और उसके बाद जब वो पढ़ाता है तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें लोगों से के ब्रेन से और हार्ट से जोड़ने की प्रक्रिया सिखाता है। आप देखो, आप भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था,
99% टीचर आपले पोपट होते की नाही, काहीच शिकवायचं यायचं नाही, तेच रिपीट करायचे आणि निघून जायचे. अब जो टीचर तुम्हारे हृदय की अंतकरण की गहराई को नहीं छूता, क्यों सुनोगे आप उसका ज्ञान? दे प्रिपेयर टीचर लाइक दैट. आपके एमएड, आपके बीएड, आपके किसी भी एजुकेशन संस्थान में मेडिटेशन कंपलसरी नहीं है. फिनलैंड में कंपलसरी है. 4-5 लेवल. जब तक भंग ज्ञान नहीं होता वो तो आपको तो पहुंचे ही नहीं आप, क्योंकि गोयनका जी ने आपको भंग ज्ञान नहीं पढ़ाया. वो 5 साल के बाद आता है. वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता पूरी करने के बाद वो प्रकृति आपको वरदान दी थी. मैं उसका गवाह हूं. और मेडिटेशन इज ए प्योर साइंस. हम लोग तो एज्युकेशन का छोड़ो, हमको भंग ज्ञान होना मुश्किल है, क्योंकि आम्ही पोटजातीचे वादनाएं शुरू बंद करू शकलो तो भंग ज्ञान में पहुंचना बड़ा मुश्किल है. बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है. आप लोग क्या करते पता नहीं, क्योंकि कोकन में जो महारों की पोटजातियां हैं ना, उनमें आपस में शादी नहीं होती. मैं वहां नौकरी किया तो ये जो महार है ना, वहां अभी भी बुद्धिज्म ज्यादा नहीं फैला है. तो पंचक्रोशी की रक्षा करने वाला बेड़ा महार और पानी बसाल्ट के एरिया से लाने वाले को पान महार बोलते हैं. ये दोनों जब मेरे को मिलने आते थे तो ये इधर बैठते थे और उधर बोलते थे, और रोटी बेटी का व्यवहार नहीं. और मैं ये सोचते रहता था कि पोट जात का बात तुम दुरुस्त नहीं कर सके तो बाकी क्या करो. तो कमिंग बैक टू फिनलैंड. फिनलैंड में पहले टीचर को तैयार किया जाता है. हाउ टू प्रिपेयर. 1000 पीरियड आवर्स उसके ऊपर खर्चा किए जाते हैं. आता फिनलैंड मध्ये टीचरला पगार किसी असेल? तुम्हारे आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा पगार प्राइमरी और माध्यमिक टीचर को मिलता है. 3650 यूरो मल्टीप्लाइड बाय 1 यूरो का रेट 80 रुपया, 2,92,000 रुपये पगार प्राइमरी टीचर और माध्यमिक टीचर. आपका भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी को भी जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी नहीं मिलता. अब बताओ कि टीचर बनना कितना मुश्किल है. इतनी टेस्टिंग होती है टीचर की, इतने सलीके से उसको तैयार किया जाता है. 4-5 साल तब कहीं जाके उसको ये पेमेंट. पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला में एग्जाम होती थी ना, तो वॉचमैन एग्जाम लेता था, उसमें पास हुए तो एंट्री थी. उनकी पहली फिनलैंड की एग्जाम ये होती है कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए टीचर. और जो फिर सर्वश्रेष्ठ आंसर देगा उसे पहले कक्षा में एडमिशन मिलती है. आप भारत में देखो, प्राइमरी से लेके माध्यमिक टीचर जब तक 10 लाख रुपए नहीं देता संस्था चालक को, तब तक आपको टीचर नहीं बन सकते. तो जो 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए देके एजुकेशन के फील्ड में आएगा, वो क्या खाक आपको पढ़ाएगा? वो तो देखेगा कि कितने पैसे मैं वापस कमा लूं. और तुम कहते हो कि हम 2030 तक के भारत को विश्व गुरु. बिल्कुल नहीं. तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, मैं आपको बता के अभी एंड कर देते, क्योंकि भूख आपको लग गई है. यस, 2 बज गए. तो पहले आज मैं ये था प्रेसिडेंट, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि प्रसेनजीत खंडारे जी जो बोले और गुणरत्न जी, उनके बारे में बता देता हूँ. इन्होंने मूल्य शिक्षण प्राथमिक और माध्यमिक के भूमिका की बात की और उसमें गतिशीलता की बात की. इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज नेवर डायनामिक, इट इज ए स्टैटिक एजुकेशन सिस्टम. आज भी रहेगी, और आपने इंटरफेयर करके उसको नहीं बदला तो कल भी रहेगी. स्टैटिक का मतलब यह होता है आपको ज्ञान की क्रिएटिविटी से बिल्कुल संबंधित नॉलेज नहीं पढ़ाना. क्रिएटिविटी अलग है. तो ये इसमें इन्होंने कहा कि कोठारी कमीशन ने अनटचेबिलिटी की तीव्रता कमी होता है, योजना चालू ठेवा या फ्रीशिप चालू ठेवावी. तो कोठारी कमीशन में ये बात सच है, लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर ये सेंटेंस लिख गया तो भारत के अपने बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे थे उस वक्त. क्योंकि 1986 के बाद में ये ड्राफ्ट सबने पढ़ा था. अनटचेबिलिटी की तीव्रता कभी कम नहीं होगी
अभी तो देखो तो ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे स्टेटमेंट लिख के, क्योंकि अनटचेबिलिटी का एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। अनटचेबिलिटी इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए सोशल और एजुकेशनल, क्योंकि जितना आप एजुकेशन लोगे ये कम हो जाएगी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आश्रम शाला शुरू करना चाहिए। मैं खुद आश्रम शाला का इंचार्ज था। वहां के प्रिंसिपल को या मुख्याध्यापक को बल्ब लेने का पावर नहीं है। आश्रम शाला मैंने 4 बिल्डिंग दिया, वहां पर कॉट लेने का प्रॉब्लम खड़ा हुआ, क्योंकि अंदर से सांप चलते थे। गांव का नाम सूर्यानगर। मुझे ही दया आई, एक रूम में 55 लड़कियां सोती थी, स्नान करने के लिए नदी पे जाती थी, खाने की भी क्वालिटी उतनी नहीं थी। सूर्यानगर महाराष्ट्र में ही है। आपने आश्रम शाला तो निकाल दी, लेकिन आश्रम शाला का अहवाल नहीं दिया कि फेल है या अच्छी है। मुझे बताओ कि एक हाल में 55 लड़कियां अगर सोती है, तो मैंने जानबूझ के 11 बजे एक लेडी के साथ उसका इंस्पेक्शन किया। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल की वैल्यू बढ़ गई थी, क्योंकि इतनी लड़कियां एक साथ सोएंगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ये हालत है आश्रम शाला। ये फेल्यूर एजुकेशन सिस्टम है, आपके ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात कि जमिनी और उपकर लावले आणि त्याची ग्रांटीन ऍड करायला पाहिजे, ऐसे इन्होंने बोला। सैक्स करके एक जेम्स सैक्स करके एक रिसर्च करता है आदमी पॉवर्टी के ऊपर। उसने साफ लफ्जों में कहा, सुपर पावर के सुपर रिच लोगों के ऊपर अगर 4% टैक्स लगा देते आप, पॉवर्टी टैक्स और एजुकेशन टैक्स, तो भारत ही नहीं दुनिया की एजुकेशन व्यवस्था बदल जाएगी। सवाल ये है, तुम सत्ता में नहीं हो तो ये एजुकेशनल वेल्थ टैक्स लगाओगे कैसे? जिला परिषद के सेस टैक्स हमने लगाए, मैं सरकार में था और मैंने देखा कि जिला परिषद टैक्स भरती ही नहीं। भारत के राजनीति का सबसे गंदा उदाहरण यानी जिला परिषद को पावर देना। अशोक मेहता का रिपोर्ट पढ़ा होगा आपने। जिला परिषद में क्या हो जाता, नैतिकता के नियम ही डायल्यूट हो जाते हैं। मार्क करो आप, इतकं पर्सेंटेज घेतात त्या कॉन्ट्रॅक्टर कडून, तुम्हाला काय सांगू आता, मैं खुद इंक्वायरी ऑफिसर हूं। डैम बनाएंगे तो उसको फोड़ डालते हैं, ये जिला परिषद है। जिला परिषद इज नॉट टेक्निकली वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट बिलीव। उसके बाद में जो मेन बात कही थी कि संस्कृत और लैंग्वेज के बारे में तो मैंने बोल दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बोल दिया। भारत में एजुकेशन का जो ऑटोनॉमस के बारे में साहब ने बोला, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अब ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन बताएंगे। भारत में 5,47,000 देहात है, मैक्सिमम देहात में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मगर इन्होंने कहा कि 25,000 देहातों में नहीं है, गलत बात है। तो भारत में इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सफल हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट इज ऑब्स्ट्रक्शनल। तो ये एक बात उन्होंने कहा। दूसरी बात कि महाराष्ट्र सरकार ने जीडीपी का 20% अनुदान खर्चा करती है, ये प्रदीप ने बोला, प्रदीप जी ने। ये सरासर गलत बात है। क्या होता है मैं बताता हूं, मैं सरकार में था। भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के अंतर्गत एजुकेशन पढ़ाया जाता है और 18% जीडीपी कंपलसरी किया। 18%, भारत 3.61, भूटान इज ए बुद्धिस्ट कंट्री, 18% एवरेज देते हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है, अप्रैल के महीने में आपको बताया जाता है कि हमने इतने ग्रांट आपको दे दी। हम लोग बड़े खुश, मागासवर्गीयाच्या विशेष घटक योजनेला आम्हाला एवढे 600 कोटी मिळाले, आपका सेक्रेटरी खुश। मिड टर्म में आपकी सारी ग्रांट सरेंडर करके दूसरे डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। मैं खुद था, मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि हे घटक योजनात हे पैसे, अजिबात नाही म्हटलं, मी हात नाही लावणार, माझी ट्रान्सफर झाली, तेवढंच करू शकतात ते, बाकी काही नाही। अब ये ग्रांट आप लोगों को मिलता है क्योंकि अप्रैल में आप बड़े खुश हो जाते, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज आती मागासवर्गीयांना ग्रांट दिले। न्यूज़पेपर ये बेईमानी कभी नहीं छापता कि गवर्नमेंट ने ग्रांट वापस कब ले ली।
बार्टी के झगड़े हुए बीच में, मुझे बीच में पढ़ना पड़ा, मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन करना पड़ा, तुम्हें महाराष्ट्र चुकीचे मैसेज देता, तब कहीं जाके धम्मज्योति गजबी की ट्रांसफर हुई। मुझे बताओ, ये ग्रांट आपको मिलती है, आप जश्न मनाते हैं, तो फिर आपने फरवरी महीने में पूछना नहीं चाहिए की माझे समाजाच्या पैशाचं काय झालं म्हणून? हर स्टेट का यह हाल है। गुणरत्न रामटके साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मगर मुझे लगता है जब से बीजेपी सरकार में आई ना, तो एजुकेशन नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही। इट इज ए पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। व्हाई दैट इज? क्योंकि जब मनुस्मृति का जमाना खत्म हो करके इस्लामी एजुकेशन सिस्टम भारत में निर्माण हुई, आपको मालूम है उनका सिलेबस क्या था? दे हैव नॉट अलाउड any religious interference and infiltration of the Hinduism, but इस्लामी एजुकेशन ने कास्टिज्म को टच नहीं किया था। उसके लिए हमको शाहू फुले बाबा साहब के पास ही जाना पड़ता है, ये ध्यान में रखो। एक किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लामी एजुकेशन इन इंडिया, पढ़ो उसको। हमारे साथ बुद्ध चाहिए, शाहू फुले बाबा साहब चाहिए, दूसरा हमारे को कोई नहीं हेल्प कर सकता। तो इसमें होता कैसा है कि आपने हमको एजुकेशन बुद्धिस्ट कैसा चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाद में एक विषय आया था कि शिक्षण हे पोट भरण्याचं साधन आहे का, एक चर्चा में आया था। आपको क्या लगता है? मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने पीएचडी किया, एजुकेशन लिया, तो थोड़ा पेट पाणी का भी हिसाब रखा करो। पण ते पोट पाणी काय की शिक्षण हे समाजाची सेवा करून पोट भरण्याचं साधन आहे, ऐसा करेक्शन कर लो। आपका टाइम, आपका टैलेंट और आपके ट्रेजर में से कुछ पैसा उनको दे देना चाहिए। बाद में क्वालिटी एजुकेशन नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन, आप भूल जाओ। बताया गया ऐसा कोई डेफिनेशन आज तक नहीं। फिनलैंड ने साफ लफ्जों में कह दिया कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट व्हेन यू प्रिपेयर द क्वालिटी टीचर, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली चेंज। क्योंकि स्लो लर्नर बच्चों को भारत में ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, फिनलैंड में स्लो लर्नर को पहले पढ़ाया जाता है, ये फर्क है अपने इसमें। तो साथियों, ये बातें हुई, तो आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ। मैं मई में वापस आऊँगा महाराष्ट्र में, मैं तो जा रहा हूँ गोवा अभी, तो उधर भी पढ़ाना है कुछ चीज़ें। तो मई महीने में मैं वादा करता हूँ, ये सब हमारे प्रेजेंट सीनियर है, कि अगर आप महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में हमारे परिसंवाद रखेंगे, तो मैं तो कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में खुद आऊँगा। इन्होंने मुंबई में परिसंवाद रखे हैं, तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग, मुझे नज़दीक पड़ता है, और मैं तो जाऊंगा ही क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ रहती है, तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरी बीवी वहाँ रहती है। कल मेरे बीवी ने मेरे को फ़ोन किया था, काय झालं मैंने तुझ्या तब्येतीला? अब अपनी बीविया तो ठीक से बात नहीं करती ना। बोला मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन बोले वो थोड़ी टेलीपैथी जानती है, पता नहीं क्या जानती है। तो नाही म्हणे तुमची तब्येत बरी नहीं है। म्हणलं जब बरी नहीं है तो काय झालं तुमच्या तब्येतीला? ये गलत सेंटेंस क्यों बोल रही है? तो बायांना उत्तर देण्याच्या फंदात तुम्ही काय पडत नका जाओ, मी ना पडत, क्योंकि हम शादीशुदा लोगों का दर्द अलग रहता है। एनीवे, तो अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। पहली बात, आप लोग भी ट्रेनिंग ले चुके हो, यहाँ से जो भी झेरास लगता है आप इनसे ले सकते हैं। हम लोगों ने इतना लिटरेचर जमा किया है। तीसरी बात, लोगों को ये समझाओ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये शाहू फुले बाबा साहब की पॉलिसी से कैसे अलग है, और हमें आप एक संदेश वाहक हैं, हमारी ज़रूरत हो तो हम चले आएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, लोगों को समझकर समझाना होगा। यह काम हम अगर 1-2 महीने में कर सकते तो फिर हम रास्ते पे उतरेंगे। हमको रास्ते पे उतरना जरूरी है। और उत्तमराव शेवड़े को मैं बोलूँगा कि यार ये बहुत ही अच्छे ये हैं पत्रकार, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, उनके लिए भी तालियां बजा देनी चाहिए। मैं उनका प्रशंसक हूँ। और खास करके ये बात लोगों को मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ, मान्यवर कांशीराम साहब भी उनके संग्रह को देखने आते थे। दिस इज द ग्रेट थिंग।
तो तुम्हारा जो लिटरेरी नॉलेज है वो हमारे को डेवलप कर दो। हम हर शहर में घूमेंगे, लोगों को समझकर समझाएंगे, लोग जागेंगे, मोर्चा निकालेंगे। हम नहीं जानते कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं। इस यात्रा में आपका एक आशीर्वाद और सहभाग चाहिए। इस आशा के साथ जय भीम, धन्यवाद।